हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर मैं क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस को पढ़ा रही हूँ। इसका एक वीडियो मैं बता चुकी हूँ जिसमें मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ाई थी बिजनेस की। जैसा कि आपको पता है कि जो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस है वो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस, एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस 2 पार्ट में मैंने आपको बताया है। पहले पार्ट में मैंने आपको पूरी जो हिस्ट्री थी उसके बारे में बता दिया था। देखिए, ये है सिलेबस हमारा चैप्टर 1 का, जिसमें पहले पार्ट में हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ ली थी। ट्रेड और कॉमर्स क्या होता है, इसके साथ साथ पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये पढ़ लिया था हमने हमारे पार्ट 1 में। आज जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हम पूरा बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज, बिजनेस रिस्क तक पूरा चैप्टर 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। आप किसी भी बुक से पढ़ाई करें, चाहे आप पूनम गांधी की बुक से पढ़ाई करें, चाहे आप संदीप गर्ग की बुक से पढ़ें, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ें, आपको पढ़ना अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस ही है। तो मैं जो यहाँ पर आपको पढ़ाई करा रही हूँ अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस ही करा रही हूँ। इसका पूरा हिस्ट्री वाला पार्ट मैं समझा चुकी हूँ आपको। आज जो पढ़ाऊँगी उसमें मैं आपको क्या होता है बिजनेस, क्या होते हैं उसके कॉन्सेप्ट, वो सारी चीज़ें समझाऊंगी। तो हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं और आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, क्योंकि यहाँ पर मैं हर चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। साथ ही साथ हर चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद उसके एफएक्यूज भी बताऊँगी, जो पिछले सालों में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको बताने वाली हूँ। तो आपको कहीं भी जाकर पढ़ाई करने की नीड नहीं है, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे साथ पढ़ाई करते रहिए। तो देखिए, यहाँ पर हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के साथ कि बिजनेस होता क्या है। देखो, बिजनेस कॉन्सेप्ट इज द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड द बिजनेस, द बिजनेस मॉडल, प्लान, विजन एंड मिशन टू डेवलप द बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। द टर्म इज बिजनेस इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड ऑफ बिजी। देखो, जो बिजनेस कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है? जब कोई बिजनेस करता है तो वो अपने आप को बिजी कर लेता है ना। जिसका मतलब क्या होता है, किसी भी काम में अपने आप को बिजी कर लेना जो आप खुद कर रहे हो, ठीक है ना। बिजनेस हमेशा हमारे खुद के द्वारा किया जाता है क्योंकि हम उस काम को खुद कर रहे हैं। उसमें हम एक बिजनेस मॉडल बनाते हैं। जैसे मैंने मेरा यूट्यूब चैनल चालू किया तो पहले मैंने सोचा कि नहीं, मैं एक अपना बिजनेस मॉडल बनाऊंगी, इस तरीके से अपने काम को चालू करूंगी। उसके बाद मैंने प्लान बनाया कि मैं उस काम को कैसे आगे बढ़ाऊंगी। उसके बाद मैंने एक विज़न रखा कि मुझे अपने काम को इस तरीके से करना है और उसके बाद अपने मिशन को पूरा करने में मैं लग गई। तो मैं भी एक तरीके का बिजनेस ही कर रही हूँ। कोई भी बिजनेसमैन जो किसी प्रोडक्ट को बनाता है तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि रात को सोया और सुबह उठा और उसने सोचा कि हमें इस बिज़नेस को चालू करना है। नहीं, किसी भी बिज़नेस को करने के लिए हमें उसकी बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ती है, विज़न बनाना पड़ता है और फिर उस काम को पूरा किया जाता है। जिसमें ये सारे कामों में कोई भी पर्सन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बिजी कर लेता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? बिजनेस कहा गया है। अब इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो बिजनेस रिफर टू अ ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज टू द एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक की डेफिनेशन तो समझ में आ गई जिसमें हम अपने आप को बिजी कर लेते हैं। लेकिन यदि हम प्रैक्टिकल फॉर्म में बिजनेस की डेफिनेशन देखें तो यदि कोई पर्सन, जैसे मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अभी तो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल का एग्जांपल दिया, सपोज यहाँ मैं किसी दूसरे व्यक्ति का एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक राम करके व्यक्ति है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोची, ठीक है। उस बिजनेस को स्टार्ट करने में वो क्या बनाएगा? शर्ट्स बनाएगा, ठीक है। वो शर्ट्स को बनाने के बाद उसे सेल करेगा, ठीक है ना। बहुत सारे ब्रांड है मार्केट में, जैसे रेमंड्स हैं, उनके शर्ट्स बड़े फेमस होते हैं। आप और सारे भी देख सकते हैं, जैसे लिवाइज है, उनके भी शर्ट्स बहुत लोग खरीदना पसंद करते हैं। तो इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन होता है और फिर सेलिंग होती है, ठीक है। तो जब हम किसी काम को किसी
गुड्स को प्रोड्यूस करके किसी चीज़ को, क्योंकि जब आप शर्ट बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कपड़ा खरीदना पड़ेगा, फिर उसको स्टिच कराना पड़ेगा, फिर उसे सेल करना पड़ेगा, तो ये सब बिजनेस की कैटेगरी में आ गया, वो बिजनेस कहलाता है। साथ ही साथ सर्विस भी बिजनेस में आती है, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, सर्विस भी जो होती है बिजनेस में आती है। जैसे डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, लॉयर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, टीचर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, ये कुछ बेच नहीं रहे हैं, ये अपनी सर्विस दे रहे हैं, अपने उनके अंदर जो चीज़ें हैं सिखाने वाली वो दूसरों को बता रहे हैं, तो वो भी बिजनेस कहलाता है। और इन सब का मोटो क्या है, इन सब का मोटो होता है अर्न प्रॉफिट, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो पैसा तो कमाना चाहता ही है, तो जब इनका मोटो होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो वो क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जाम्पल अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, डॉक्टर ऑपरेटिंग हिज क्लिनिक, मैनेजर वर्किंग इन ऑफिस, टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, और ये सब अपने जीने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए काम कर रहे हैं और उससे अर्न कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब हम पैसा अर्न करने के लिए कोई काम करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। क्लियर हो गया। तो ये एक बिजनेस की डेफिनेशन है। आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। यदि आपको इससे अच्छी कहीं और डेफिनेशन मिल जाती है बिजनेस की तो उसे भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। यहाँ तो मैंने आपको बिजनेस क्या होता है उसे समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या विशेषताएं, हिंदी में बोले तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए जब भी आपसे एग्जाम में बिजनेस के बारे में पूछे ना या डायरेक्ट ही कैरेक्टरिस्टिक्स यदि पूछ रहे हैं तो आपको बिजनेस को भी थोड़ा सा डिफाइन करना है और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। ठीक है। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैंने बताया, बार बार बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका मतलब है अर्न मनी, जिसके लिए हम पैसा कमाने के लिए जो काम करते हैं उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें हम पैसा कमाते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब हम ऐसे अपनी इच्छा से पढ़ा, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ या मैंने कुछ बच्चों को इकट्ठा कर लिया जिनसे मैं फीस नहीं लूँगी, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ लेकिन मेरी ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि मैं उनसे फीस नहीं ले रही हूँ। यदि मैं उनसे फीस ले रही हूँ तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। क्लियर। अब प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया 100 रुपये में और उसमें 100 रुपये में ही बेच दिया। ठीक है ना, जैसे मैंने शर्ट बनाया, शर्ट के लिए कपड़ा खरीदा है ना, क्लॉथ खरीदा, उसको स्टिच कराया। ठीक है, इन सब को करने में मुझे 100 रुपीज़ लग गए। ठीक है। अब जब मैं इसे मार्केट में सेल करने जाऊंगी तो क्या मैं इसे 100 में ही सेल कर दूंगी? नहीं करूँगी ना, मैं कम से कम इसको 120 में तो सेल करूँगी, है ना, यदि मुझे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो। तो ये क्या है, इसका मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस का, प्रॉफिट अर्निंग। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस बिफोर गुड्स ऑफर टू पीपल टू कंजप्शन, दिस इज मस्ट टू प्रोड्यूस और प्रोक्योरमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। थस एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस आइदर मैन्युफैक्चर और गुड्स टू एक्वायर देम फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड फर्दर सोल्ड टू कंज्यूमर। मतलब ये हो रहा है, इस बात का पूरा इस पैरा का मतलब ये है कि जब भी कोई प्रोडक्ट को सेल किया जाता है उससे पहले उसको बनाया जाता है। बहुत कम प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें डायरेक्ट सेल कर दिया जाता है, वो जो नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे मैंने फ़िश को सेल करने का सोचा तो फ़िश मैंने सीधे नदी में जाके पकड़ी और उसे सेल कर दी, तो उसमें मैंने कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं किया। ठीक है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैंने शर्ट्स का एग्जांपल दिया या कार का एग्जांपल दीजिए, इनको बनाना पड़ता है और बनाने के बाद इनको सेल किया जाता है। तो यहाँ पर उसका प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है गुड्स का और सर्विसेज का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने 100 रुपये में शर्ट बनाया है तो मेरा 100 रुपये में शर्ट बनने के बाद वो सेल हो ही जाएगा। ठीक है। अनसर्टेनिटी रहती है कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने जितने पैसा लगाया है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, मैंने 100 रुपये लगाए हैं तो वो मेरे उसका रेट रखा है 120, तो वह 120 में सेल हो ही जाएगा। हो सकता है कोई नहीं खरीदेगा, मुझे उसे हो सकता है 90 में सेल करना पड़े, तो यहाँ पे मुझे लॉस भी हो सकता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है वो सेल भी हो जाएगा। ठीक है। तो अनसर्टेनिटी होती है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, जैसा मैंने इसी एग्जाम्पल में बताया कि रिस्क भी हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि जब आपको लॉस हो गया, जब आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो आप उसे 90 में भी बेचेंगे, आप हो सकता है उसको 50 में भी बेच दें। आप सोचिए कि कम से कम हमें आधा तो पैसा मिल जाए। तो यहाँ पर रिस्क का एलिमेंट होता है। ये हर प्रोडक्ट, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ बड़े बड़े प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, फिर वो उनका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल पाता है, कईयों बार तो चल जाता है, कईयों बार नहीं चल पाता है, तो वहाँ पर रिस्क का फैक्टर बिजनेस में तो रहता ही है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। 3 चीज़ें होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बिजनेस तो हमें पता ही है, व्यापार, प्रोफेशन मतलब पेशा और एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी। ठीक है, अब 3 तरीके से बिजनेस होता है। ठीक है, मतलब बिजनेस के अंदर चीज़ें आती हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, है ना। यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को पब्लिक को प्रोवाइड किया जाता है। बिजनेस में हमेशा गुड्स का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर गुड्स का मतलब होता है प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे शर्ट का मैंने एग्जांपल दिया, कुछ भी हो सकता है, उसे बिजनेस की लैंग्वेज में गुड्स कहा जाता है, प्रोडक्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर एक खासियत है कॉमर्स में कि एक ही वर्ड के कई नाम होते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं कुछ और बोल रही हूँ, आपके स्कूल के टीचर कुछ उससे और बोल रहे हैं, या कोचिंग ट्यूशन के टीचर कुछ और बोल रहे हैं, पर होता उनका मतलब सेम ही है। तो आप धीरे धीरे उस चीज़ को समझ जाएंगे। नेक्स्ट होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, जब कोई एक्सपर्ट कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो उसे प्रोफेशन कहते हैं। जैसे डॉक्टर है ना, उसका प्रोफेशन है कि वो अपने मरीजों को देखेगा। लॉयर, वो अपने वकीलों की, वो एक वकील है जो केस लड़ेगा। उसके बाद होता है एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड रूल और सर्विस। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जैसे मैं जाके किसी स्कूल में जॉब कर रही हूँ और स्कूल में जाकर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। एक तो होता है या तो मैं खुद अपना बिजनेस कर रही हूँ, घर में बैठकर अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, या दूसरे बच्चों को पढ़ा रही हूँ जिसमें बिजनेस कर रही हूँ अपना खुद का, और एक होता है कि मैं बाहर जाके अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बैंक में जॉब करते हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, तो है तो वो एम्प्लॉय ना उस कंपनी के, तो उसे क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड द अदर लीगल फॉर्मेलिटी इज नेसेसरी। देखो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है। ठीक है, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। जिसने शर्ट बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया है, राम, वो एंटरप्रेन्योर है। अब इसे ओनर भी कहते हैं, डायरेक्टर भी हो गया ये, ठीक है, एंटरप्रेन्योर भी हो गया, अकाउंट्स में इसे प्रोपराइटर भी कहते हैं। तो एक ही वर्ड के कई मीनिंग है। ठीक है ना, मतलब एक ही व्यक्ति को कई तरीके से पुकार सकते हैं। तो उसे बहुत सारी, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है। फिर क्या है यहाँ पर प्रोफेशन में, मेंबरशिप ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी एंड द सर्टिफिकेट इज प्रैक्टिसेस। मतलब ऐसा नहीं है कोई भी अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर लेगा। यदि कोई डॉक्टर बन रहा है तो उसको, उसके पास MBBS की डिग्री होना चाहिए। यदि कोई लॉयर बन रहा है तो उसके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, तो उसके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। और यहाँ एम्प्लॉयमेंट मतलब उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। जब आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, तभी तो आप वहाँ जाके काम करते हैं, या सर्विस एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्क। नेक्स्ट क्या है बच्चों, रिस्क। प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर रिस्क आर प्रेजेंट। ठीक है, जैसे वैसे बिजनेस में बताया कि बिजनेस में प्रॉफिट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर रिस्क का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बिजनेस में रिस्क रहता है। फी इज़ जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क। मतलब फीस तो आपके पास, कोई डॉक्टर के पास गए, हमने बोला हमें सर्दी खांसी हो रही है, उसने हमसे 500 रुपये ले लिए और दवाई लिख दी। अब उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो दवाई से आपको फ़ायदा हो ही जाएगा। हो सकता है आपको उसकी दवाई से फ़ायदा ना हो, फिर आपको दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़े। पर आपने उस डॉक्टर से जाके आप 500 रुपये वापस नहीं ले सकते कि आपने हमसे फ़ीस ले ली है, अब आप, हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमें पैसे वापस दे दीजिए। तो यहाँ पर फीस तो मिल ही जाती है और रिस्क भी बहुत कम होती है। रिस्क ये होता है कि आप अगली बार उस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। ठीक है, फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, नो और लिटिल रिस्क। मतलब यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। आप जब तक नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप अच्छा काम करें चाहे आप बुरा काम करें, आपको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। रिवॉर्ड और रिटर्न, जब आपका बिजनेस अच्छा चलेगा तो आपको प्रॉफिट अर्न होगा। यदि
प्रोफेशनल, मतलब आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपको फीस भी मिलेगी। यहाँ पर सैलरी और वेजेस मिलता है। सैलरी मतलब जब आप कहीं पर जॉब करते हैं तो वो लोग आपको पैसे देते हैं, उसे सैलरी बोलते हैं, ठीक है ना। और कोई कंपनी, बड़ी कंपनी में जो मजदूर वगैरह काम करते हैं उन्हें वेजेस प्रोवाइड की जाती है। दोनों एक ही चीज़ है। एग्जाम्पल, जैसे किसी ने शॉप खोल ली, किसी ने फैक्ट्री खोल ली, तो ये बिजनेस के एग्जाम्पल है। यहाँ पर लीगल, मेडिकल प्रोफेशन, चार्टेड अकाउंटेंट, ये सब क्या हैं, ये सारे प्रोफेशन हैं। यहाँ पर बैंक में नौकरी करना, इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी करना, ये सब क्या है बच्चों, सर्विसेज हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट अपना टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। देखो बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस के यहाँ पर मेनली जो ब्रॉडली 2 ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द पर्पस शो द इकोनॉमिक रिजल्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब इसका पैसा कमाना मेन पर्पस होता है। अब इसमें क्या इंक्लूड है, मार्केट स्टैंडिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड ओनली इफ एबल टू कैप्चर द बिग शेयर ऑफ द मार्केट हैज मार्केट स्टैंडिंग। मतलब आपका बिजनेस तब ही चलेगा जब आप मार्केट में खड़े रहेंगे। मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला है, यदि मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा हो, मैं यहाँ से भाग गई, तो मैं कैसे आगे अच्छा कर पाऊँगी। तो यदि मैं इस मार्केट में जमी हुई हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरे आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स मेकिंग न्यू प्रोडक्ट एंड एडिंग न्यू फीचर ओल्ड प्रोडक्ट टू मेकिंग द यूजफुल एंड इम्प्रूविंग मेथड। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक बार प्रोडक्ट बनाया और उसको आप हमेशा बेचते जा रहे हैं। आप पार्ले के बिस्किट्स भी देखिए कितने सालों से सेल हो रहे हैं, लेकिन वो भी उसमें इनोवेशन करते हैं, उसकी कवरिंग चेंज करते हैं, अंदर उसका साइज़ चेंज करते हैं, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट आज भी देते हैं। वो ये थोड़ी कहते हैं यार हमारा बहुत पुराना प्रोडक्ट है, वो तो चल रहा है, चलने दो। तो इनोवेशन भी ज़रूरी है। अर्निंग प्रॉफिट, इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो उसका मेन मोटो अर्निंग प्रॉफिट ही रहेगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बना के सेल करते हैं तो हमें किन किन लोगों की ज़रूरत होती है। हमें मैन की ज़रूरत है, जैसे मैंने शर्ट बनाने का बिजनेस किया है तो मुझे उस शर्ट को स्टिच करने के लिए लोग चाहिए, मैन वुमेन कोई भी हो, मुझे लोग चाहिए। मटेरियल चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, उसके बाद मुझे मनी चाहिए। यदि मैंने कुछ लोग रखे हैं तो उन्हें मुझे सैलरी प्रोवाइड करनी है तो मुझे मनी भी चाहिए। साथ ही साथ मुझे मशीनरी भी चाहिए, स्टिच मशीनरी भी चाहिए ताकि मैं शर्ट्स को बना सकूं। तो सभी चीज़ों को का प्रॉपर यूज़ होना बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, इट इज़ अ यूज टू मेजर द इफिशियंसी। एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज मस्ट एम टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंश्योर कंटिन्यूस सर्विस ऑफ द ग्रोथ। मतलब यहाँ पर हमेशा उनको प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूस करनी होती है। ऐसा नहीं है कि कभी सामान बनाया कभी सामान नहीं बनाया। तो जब आप कंटिन्यू काम करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है, ठीक है। दूसरा होता है इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव। पहला इकोनॉमिकल था, दूसरा है सोशल। जैसा कि मैंने बताया, जब नॉन इकोनॉमिकल मतलब सोशल, नॉन इकोनॉमिक और सोशल एक ही होता है। जब हम पैसा कमाने के लिए कोई काम नहीं करते तो उसे क्या कहते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव। जैसे क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस एट फेयर प्राइस। आपने प्रोडक्ट बनाकर सेल किया, आप शर्ट बनाकर सेल कर रहे हैं और आपका शर्ट जो है, ठीक है, आपका जो शर्ट है वो 2 वॉश में खराब हो गया, 2 बार धोया और खराब हो गया, तो क्या आपका वो शर्ट, आपकी ब्रांड का वो शर्ट लेने आएगा कंज्यूमर, दोबारा कस्टमर वापस आएगा? नहीं आएगा। तो आपको शर्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी है, साथ ही साथ उसे फेयर प्राइस में सेल करना है। कि यदि आपने 120 रुपये का, ये सिर्फ एग्जांपल है, हाँ आज के ज़माने में 120 का शर्ट नहीं आता है। यदि आपने 120 रुपये का शर्ट सेल करने की बात की है, या 1200 बना लेते हैं, 1200 का शर्ट आपने सेल किया है, तो खरीदने के बाद उसे ये तो नहीं लग रहा है कि ये महंगा शर्ट है, तो हमें उसका फेयर प्राइस रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब क्या है? इंडस्ट्री रिफर ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल एंड रिसोर्सेज इनटू द यूजफुल गुड्स। द फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। देखो इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है, जब हम किसी रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को यूजफुल गुड्स में हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या कहलाती है? इंडस्ट्री कहलाती है। समझ में आया ना? अब इसमें पहली होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है बच्चों। फर्स्ट टाइप होता है इसमें प्राइमरी इंडस्ट्री। दिस इंक्लूड ऑल एक्टिविटी विच आर कंसर्न विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन
एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा डिवाइडेड एज फॉलोज। तो देखो यहाँ पर जो प्राइमरी इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री शामिल होती है जो नेचुरल रिसोर्सेज से हमें मिलती है और उसमें हम थोड़ा बहुत चेंज करके उसे सेल कर देते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, अब भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, यदि आपने ध्यान से सुना हो। सबसे पहले इसमें आती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्री डील विद द एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ध्यान रखिए, ये बात को ध्यान रखिएगा कि जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है वो हमेशा क्या करती है, एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये कीवर्ड हैं। जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आपको कीवर्ड को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्री सर्व रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्री विच फर्दर प्रोसेस द प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब जैसे फार्मिंग का एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया है फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग, ये सब क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री में आने वाली एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। अब यहाँ पर जैसे मैंने फिशिंग करी या मैंने फार्मिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। हमने फार्मिंग करी, हमने खेती करी, हमने वहाँ पर गेहूं को उगाया, किसान ने गेहूं को उगाया। अब किसान ने जब गेहूं को उगाया तो डायरेक्ट तो वो कस्टमर तक जाएगा नहीं सेल करने, और डायरेक्ट गेहूं सेल होता भी नहीं है। पहले उसको, उसके जो छिलके हैं वो निकाले जाते हैं, फिर उसको पूरा साफ किया जाता है और फिर कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से चीज़ें मिली हैं उसमें क्या करती है, चेंजेस करके, ठीक है, उसको पूरा यूज्ड करने लायक बनाकर सेल करती हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ फार्मिंग हुई, माइनिंग हुई, हंटिंग हुई, फिशिंग हुई, ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री। दीज आर द इंडस्ट्री दैट अंडरटेक ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है ना। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, दीज इंडस्ट्री अंडरटेक ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है ना, यूज्ड फॉर फर्दर रिप्रोडक्शन। सीड्स एंड नर्सरी इंडस्ट्री एंड द पोल्ट्री फार्मिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। मतलब ये जो इंडस्ट्री होती है जेनेटिक इंडस्ट्री, जो बीज होते हैं जिससे फार्मिंग की जाती है, जिससे पौधे उगते हैं, उनके लिए काम करती है। नर्सरी, जहाँ जाकर हम पौधे खरीदते हैं और हमारे घरों में लगाते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब यहाँ पर जो मुर्गियाँ वगैरह होती हैं उनके अंडे निकाले जाते हैं, उन्हें फिर सेल किया जाता है। तो ये सारी क्या कहलाती हैं, ये सारी जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी इंडस्ट्री दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है कौन सी, पहली है हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जिसका एग्जाम्पल है फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग एंड फिशिंग, और दूसरी है जेनेटिक इंडस्ट्री जिसमें सीड्स का या नर्सरी इंडस्ट्रीज शामिल होती हैं और साथ ही साथ इसमें पोल्ट्री फार्मिंग भी शामिल होती है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, दीज इंडस्ट्री ऑल्सो नोन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल एंड द कन्वर्ट इनटू द फाइनल गुड्स। ठीक है ना, ऐसी चीज़ें जिन्हें बनाकर सेल किया जाता है। ठीक है ना, मैंने बताया जैसे शर्ट्स का ही बार बार एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसी इंडस्ट्री जिसे बनाकर सेल किया जाता है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री कहती हैं। इसमें कौन सी इंडस्ट्री आती है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्री फर्दर प्रोसेस रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिशिंग गुड्स इनटू द फिनिशिंग गुड्स दैट कैन बी यूज्ड टू द कंज्यूमर। मतलब आपको यदि कोई सामान यूज करना है, ठीक है ना, तो आप डायरेक्टली वो सामान यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमें स्वेटर पहनना है, ठीक है, तो स्वेटर जब तक बनेंगे नहीं तब तक हम पहनेंगे नहीं। तो उसके लिए इंडस्ट्रीज़ हैं जो वूल कलेक्ट करती हैं, उसके बाद उनसे स्वेटर बनाए जाते हैं, फिर वो मार्केट में आते हैं, फिर हम उसको खरीदते हैं। तो ये कौन हो गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई। इसमें सेकंड होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। ऐसी इंडस्ट्रीज जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, जैसे डैम बनते हैं, बिल्डिंग बनती हैं, डैम, बिल्डिंग, रोड, टनल। तो ये कौन सी इंडस्ट्रीज़ में आती हैं, कंस्ट्रक्शन। बहुत सारे लोग नहीं कहते हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। ठीक है, और थर्ड होती है टेरिटरी इंडस्ट्री। ठीक है, दीज इंडस्ट्री आर द regarded as the lifeline of the economic and act as a basic facility of the operation of primary and secondary industry। ठीक है, ये जो टेरिटरी इंडस्ट्री है ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। बिना इसके ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, इनका कोई रोल ही नहीं है। जैसे ट्रांसपोर्ट, भैया आपने यदि
फार्मिंग भी करी, ठीक है, आपने गेहूँ वेहूँ बनाया, उगाया, फिर उसको सब किया, लेकिन आपको गाड़ियाँ तो चाहिए ना इधर से उधर ले जाने के लिए, आपको बैंक से लोन भी लेना पड़ सकता है, आपको अपना सामान रखने के लिए वेयर हाउसिंग की भी ज़रूरत हो सकती है, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सब टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ का हिस्सा होती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में भी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉमर्स क्या होता है। Commerce include two type activity, trade and auxiliaries of trade. But there are a lot of activities that are required to facilitate to purchase and sale of goods. This is called services or auxiliaries of trade. मतलब क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, गुड्स बनाते हैं ना, तो ये बनाया ना हमने, जब गुड्स बनाया, सेल किया, सब किया, तो ट्रेड आ गया। लेकिन जब उन सब चीज़ों को बना के सेल करना होता है तो हमें बहुत सारी अदर चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, जिसे एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड कहते हैं। जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जिसमें इंक्लूड होता है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एक्सेट्रा। देयर फॉर कॉमर्स इंक्लूड बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ट्रेड एज वेल एज एक्सिलरीज सच एज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग। मतलब कॉमर्स में दो एक्टिविटी होती हैं, ट्रेड एंड एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब है व्यापार करना और एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड का मतलब है कि व्यापार करने में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो उन चीज़ों को इंक्लूड करना। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेड क्या होता है। Trade is an essential part of the commerce. It refers to sale, transfer, exchange of goods. It helps to making a goods produced available to the consumer or user. देखो ये जो ट्रेड है वो कॉमर्स का ही पार्ट है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बिजनेस ही ट्रेड एंड कॉमर्स है, मतलब बिजनेस इतना बड़ा है, उसमें ट्रेड इतना है और कॉमर्स इतना है, और हैं दोनों ही बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। अब ट्रेड कॉमर्स का ही एक पार्ट है जो क्या होता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, ट्रांसफ़र या एक्सचेंज गुड्स को करने में, गुड्स के प्रोडक्शन में, साथ ही साथ कंज्यूमर तक वो चीज़ को पहुंचाने में। तो दीज डे गुड्स आर प्रोड्यूस इन द लार्ज स्केल एंड द डिफिकल्ट टू प्रोड्यूसर टू देमसेल्फ रीच आउट द इंडिविजुअल बायर फॉर सेलिंग देयर प्रोड्यूस। देखिए क्या हो रहा है, इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है और इतना सारा सामान बनाने के बाद जो बनाने वाला है वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाता। तो ऐसे समय में जो ट्रेड है वो हेल्प करता है। इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम एक सामान को, अपने सामान को दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं और सेल कर सकते हैं। सेकंड, जैसे एक एग्जांपल दिया है, जूट इज़ अ प्रोड्यूस इन द वेस्ट बंगाल। देखो ध्यान से समझो कि ट्रांसपोर्ट किस तरह से हेल्प करता है। जो जूट है वो प्रोड्यूस किया जाता है वेस्ट बंगाल में, बट कंज्यूम बहुत सारी जगह किया जाता है। कम्युनिकेशन इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सर्विस। यदि जूट से कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो अपनी बातों को बता कर कि भैया हम जूट का प्रोडक्ट बना रहे हैं, कम्युनिकेट करता है और बताता है कि भैया मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, होलसेलर, कंज्यूमर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन एक के बाद एक आगे तक पहुंचाते हैं। और पोस्टल सर्विस, फैक्स, इंटरनेट के थ्रू भी इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। देखो बैंकिंग से ही हमें एडिकेट फंड मिलता है, ठीक है। हमें कई बार कई बिजनेसमैन के पास फंड नहीं होता है, वो बैंक से लोन लेता है और फिर काम करता है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस मतलब हर बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। थोड़ा पैसा जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो खुद लगाता है, थोड़ा पैसा वो कहाँ से लेता है, थोड़ा पैसा वो बैंक से लेता है। तो बिजनेस में बैंकिंग और फाइनेंस का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट होती है इंश्योरेंस। देखिए आप क्लास 11th में आए हैं, आपको पता ही होगा कि इंश्योरेंस क्या होता है। मैंने एक गाड़ी खरीदी, वो गाड़ी मेरी बहुत अच्छी है पर मेरे पास उसको रखने की जगह नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, उसको रोड पे खड़ी करती हूँ। अब रोड पे खड़ी करती हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी गाड़ी रोड पे सेफ़ है। कहीं मेरे घर के सामने से बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ निकलती हैं जो हिट कर सकती हैं उसको, या मैं मार्केट में कहीं जाती हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है तो गाड़ी हिट हो सकती है, तो मैं उस गाड़ी का इंश्योरेंस करा लेती हूँ ताकि वो हिट हो जाएगी तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्शन जब किसी चीज़ का होता है तो हो सकता है कि वो जितना मार्केट जो इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पूरा पैसा, जो पूरा प्रोडक्ट है वो पूरा सेल ना हो, थोड़ा सा कम सेल हो, लॉस हो जाए, तो उसके लिए वो जितना प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं कि कभी कहीं ऐसा ना हो कि आग लग जाए या प्रोडक्ट सेल ना हो या कहीं किसी तरीके की चोरी हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी फिर उसका पैसा दे देती है, ठीक है। वेयर हाउसिंग क्या होता है, जैसे गेहूं है, आपने देखा होगा गेहूं हुआ,
चना हुआ या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में एक बार में प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब वो एक साथ सेल तो होती नहीं है, तो उनको स्टोर करके रखना पड़ता है। तो जब हम उसको स्टोर करके रखते हैं तो उसके लिए हमें बड़े बड़े जगहों की ज़रूरत होती है, जिन्हें वेयर हाउसेस कहा जाता है। तो वेयर हाउस की भी बहुत ज़्यादा व्यापार में ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। बिना एडवर्टाइजमेंट के कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट किसी भी बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे कोई भी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, ठीक है ना। तो जैसे सोप हुआ, डिटर्जेंट हुआ, इन सब का सभी लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब इसका सबसे लास्ट टॉपिक है बिजनेस रिस्क, ठीक है। बिजनेस रिस्क क्या होता है? द टर्म ऑफ बिजनेस रिस्क रिफर टू द possibility of inadequate profit, even loss due to the uncertainties and unexpected event. For example, demand of the particular product may decline due to the change of taste and preference of the customer due to the increased competition of the other producers. अब यहाँ पर मैं वही शर्ट बनाने वाला आपको बच्चों एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ मैंने एक ब्रांड चालू किया अपना, उसमें मैं बहुत अच्छे शर्ट्स बनाती हूँ, ठीक है। वो शर्ट्स बनाकर मैं मार्केट में सेल करती हूँ। मैंने एक बहुत अच्छा क्वालिटी का मटेरियल लॉन्च किया है। उस मटेरियल को लॉन्च करने के बाद वो मेरा मार्केट में उसने तहलका मचा दिया, बहुत ज़्यादा उसके ब्रांड के शर्ट सेल हो रहे हैं। जैसे अभी आपने एक शर्ट देखा होगा जिसमें पानी भी डाल दो तो भी वो शर्ट गीला नहीं होता है, ठीक है। उसके ऊपर पानी डाल दो या उसके ऊपर ऐसा कुछ चाय वगैरह भी गिर जाएगी तो भी आप ऐसा करेंगे और वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। अभी उसकी मार्केट में बड़ी धूम है, ऑनलाइन भी उसकी बहुत ज़्यादा सेलिंग है। पर हो सकता है इन केस कि इन फ्यूचर में वो मार्केट में ना रह पाए, उससे हो सकता है लोगों को कंफर्टेबलनेस ना रहे, वो मार्केट से चला जाए। तो बिजनेस जो कर रहा है वो जब अप हुआ है तो उसका मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, हो सकता है वो डाउन हो जाए, हो सकता है वो जिस तरीके का शर्ट बना रहा है बाकी कंपनीज उसको देखकर उसी तरीके का शर्ट बनाने लगे, बड़ी बड़ी कंपनीज उसी तरह के शर्ट बनाने लगे, तो उसकी सेलिंग अपने आप डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर रिस्क का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारी सिचुएशंस भी आ जाती हैं, जैसे वो शर्ट्स बना रहा है, उसका जो मटेरियल है वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी यूज़ करने लगे हैं, तो उसका जो रॉ मटेरियल है उसकी कमी हो गई उसको। उसके बाद प्राइस जो था उसके शर्ट का था 1500, ठीक है, और जो दूसरे वाले थे वो 1200 में बेचने लगे। तो वही प्रोडक्ट वही क्वालिटी जब 1200 में मिल रही है तो कोई 1500 का क्यों खरीदेगा। तो ये सारे रीज़न होते हैं जिसके कारण हमेशा बिजनेस में रिस्क बना रहता है। अब नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क अराइज टू द अनसर्टनिटीज़, किसी भी कारण से हो जाता है। जैसे कोई पॉलिसी आ गई गवर्नमेंट की कि नहीं इस तरीके की चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, तो भैया वो चीज़ बंद हो जाएगी। या डिमांड चेंज हो गई, लोगों की चॉइस ही खराब हो गई कि नहीं हमें इस तरीके की चीज़ यूज़ नहीं करना है। फिर रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब कुछ पार्ट में रिस्क रहे, ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड द मेनली अपॉन टू द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, छोटा बिजनेस छोटा रिस्क, तो साइज पर भी रिस्क डिपेंड करता है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। यदि आप रिस्क लेते हैं तो उसका रिवॉर्ड हमें आखिरी में मिलता है एज अ प्रॉफिट। तो बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क है, तो रिस्क लेना तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क, नेचुरल कॉज हो गया, जैसे हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोविड आ गया था, बहुत सारे लोगों ने नया बिजनेस स्टार्ट किया, 2 महीने बाद ही कोविड आ गया, वो बिजनेस बंद हो गया, तो ये नेचुरल कॉज हो गया। फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो ये इसमें हम ह्यूमंस कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज इंक्लूड्स अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जैसे किसी ने हमारे साथ धोखा कर दिया या हम किसी चीज़ पे ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो ये ह्यूमन के कारण भी हमें लॉस हो जाता है। इकोनॉमिक कॉज, जैसे डिमांड ऑफ गुड्स कम हो गई, प्राइस में कुछ चेंज आ गया, कंपटीशन बढ़ गया, इस कारण भी रिस्क बढ़ता है। और दूसरे कोई बहुत सारे कॉज होते हैं, जैसे सच इज द ब्रस्टिंग ऑफ बॉयलर, द लीड ऑफ द बिजनेस रिस्क, मतलब कोई भी रिस्क हो सकता है, ठीक है। अब
अब ये इसका लास्ट टॉपिक है कि हम बिजनेस को कैसे स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस लाइन, ठीक है, हमें किस तरीके का बिजनेस पसंद है, हमें किस तरीके का काम पसंद है, सबसे पहले उसको देखना। हम उस काम को ही करने में खुशी महसूस करते हैं जो काम हमें पसंद होता है। तो हमें सबसे पहले बिजनेस को देखना, उसके बाद फर्म की साइज़ देखी जाती है कि किस तरीके से फर्म बनाना है, हमें बड़ी बनाना है, छोटी बनाना है। उसके बाद चॉइस ऑफ फर्म, ओनरशिप, कौन कौन ओनर होगा फर्म का, ये भी देखा जाता है। प्लांट लेआउट, हमें कहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना है, ये आखिरी इसका काम होता है कि हम यहाँ पर बिजनेस करेंगे। तो बच्चों, आज इस वीडियो में मैंने पूरा आपको चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ द बिजनेस को कंप्लीट करा दिया है। मेरे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहिए।